नमस्कार, प्रणाम। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। आज का जो मेरा वीडियो है वो हाई स्कूल के बेसिस पे है, क्योंकि कई छात्र ये मुझे बताए थे कि सर हाई स्कूल का जो बायोलॉजी है वो एनसीईआरटी बोर्ड के तहत यूपी बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल 2023 यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2023 या हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए जो सिंपल तरीके में और सरलतम रूपों में जीव विज्ञान की चीज़ें आपको समझ में आए, मैं पूरा प्रयास करूंगा। उस पे ये वीडियो है। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है आपका कि हाई स्कूल कक्षा 10 का जीव विज्ञान का पहला है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, पार्ट 1 है ये। और पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ना है आपको पार्ट 1 में देखिए क्या पढ़ना है। पूरा लाइफ प्रोसेस है कक्षा 10 का जीव विज्ञान का। जैव प्रक्रम कहते किसे हैं? आप लाइफ प्रोसेस कहेंगे किसे? जीवन की उन सभी क्रियाओं को जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी अपने आप को बनाए रख सकता है, या जीवन की वह सभी क्रियाएं जो कोई भी जीवधारी अपने पूरे जीवन में करता है अपने आप को जीवित रखने के लिए, ठीक है, उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है, लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, जैव प्रक्रम या जीवन की प्रक्रियाएं किसे कहते हैं? उसका अर्थ यह है कि जीवन की उन सभी प्रक्रियाओं को जिनके द्वारा कोई भी जीवधारी अपने आप को बनाए रखता है या जीवन में सभी क्रियाएं करता है अपने आप को जीवित रखने के लिए, उसे बोला जाता है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस कई विधि के द्वारा होता है, इसमें काफी टर्म आते हैं। जैव प्रक्रम, पोषण पहला टॉपिक है। पोषण, जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहा जाता है। जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहा जाता है। सवाल यह है कि भोजन क्या है? भोजन वह पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर के वृद्धि विकास हेतु या शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु आवश्यक होता है और हमें ऊर्जा देने का काम करता है, हमारे बॉडी के लिए ऊर्जा देने का काम करता है, वो भोजन होता है। और भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को कहा क्या जाता है? न्यूट्रिशन बोला जाता है, पोषण बोला जाता है। पाचन क्या है? जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को सरल यौगिकों में बदलना पाचन कहलाता है। कक्षा 10 के विद्यार्थी याद रखें, अगर आपको पाचन बताना है तो दो तरीके से आप बता सकते हैं। पाचन कैसी क्रिया है? पाचन एक भौतिक एवं रासायनिक क्रिया होता है। आपके अंदर से सवाल आएगा कि अगर भौतिक रासायनिक क्रिया है तो कैसे है? भौतिक, फिजिकल केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन, तो कैसे फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है? भौतिक क्रिया का मतलब होता है थूर कूच। अरे भाई, दांतों द्वारा चबाया जाता है सबसे पहले, ठीक है। और दांत 4 प्रकार के होते हैं, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। 4 प्रकार के, एक कृतंक होता है, एक रदनक होता है, एक अग्र चवर्णक होता है, एक चवर्णक होता है, ठीक है। कृतंक भोजन को दबाने का काम, ठीक है, रदनक उसको फाड़ने का काम, और उसको बारीकी से पीसने और निगलने का काम जो करता है वो आपका चवर्णक और अग्र चवर्णक करता है। अगर बच्चों में आप लेंगे तो उनमें दूध की दांतों की संख्या 20 होता है और उनका फार्मूला 2102 होता है। और हम लोगों के एडल्ट में क्या होता है? 2132 होता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, एकदम क्लियर कि पाचन एक भौतिक एवं रासायनिक क्रिया है। भौतिक कैसे है? क्योंकि दांतों द्वारा चबाया जाता है, ठीक है। और रासायनिक क्रिया कैसे है? एंजाइम स्रावित होता है। प्रत्येक प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के या वसा के पाचन के लिए एंजाइम स्रावित होता है। तो पाचन एक भौतिक एवं रासायनिक क्रिया है। जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को सरल यौगिकों में बदलना पाचन कहलाता है। या इसका दूसरा परिभाषा एकदम आसान तरीके से आप लोग नोट करते भी रहिए वीडियो देखकर, जहां दिक्कत होगा कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। देखिए, पाचन एक भौतिक एवं रासायनिक क्रिया है जब दांतों द्वारा चबाया जाता है। अग्र चवर्णक, कृतंक और रदनक इसमें शामिल होते हैं, वो आपका भौतिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया क्या है? कि पाचन क्रिया में हमेशा एंजाइम, एक स्पेसिफिक या विशिष्ट प्रकार के एंजाइम बनते हैं जो हमेशा पाचन क्रिया में सहायता करते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो
जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को ऐसे कहिए, चाहे जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ या अघुलनशील खाद्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहा जाता है। पाचन जिस क्रिया द्वारा संपन्न होता है उसे पाचन तंत्र कहा जाता है। ओके, क्लियर है ये। श्वसन के बारे में क्या बताएंगे? श्वसन के बारे में बताएंगे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण या खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। श्वसन एक रासायनिक क्रिया होता है। फिर से, श्वसन एक रासायनिक क्रिया है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। ठीक है, और इसमें हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, कोई दिक्कत? इसके बाद आप एक बात ये बता सकते हैं कि जो आपका श्वसन के बाद उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन जो आपका श्वसन के बाद उत्सर्जन आता है अपाच्य अपशिष्ट खाद्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है मेरी बात? देखिए, सॉरी, अपाच्य जो पचा नहीं है, क्योंकि जो हम भोजन लेते हैं पूरी तरीके से पचता नहीं है, उसका कुछ रिमूव भी होता है अनडाइजेस्टेड मैटर के साथ। समझ रहे मेरी बात को? उत्सर्जन क्या होता है? अपाच्य अपशिष्ट खाद्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, जिसका यूज नहीं है अब हमारे बॉडी में। अपशिष्ट खाद्य पदार्थों को, अपाच्य खाद्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोला जाता है? उत्सर्जन बोला जाता है। ओके, और उत्सर्जन जिस क्रिया के द्वारा, ठीक है, उत्सर्जन क्रिया जिसके द्वारा संपन्न होता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक, आप देखिए, पोषण हो गया, पाचन हो गया, शोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया। अगर हम जनन की बात करें, अपने जैसे स्वतः जातियों की उत्पत्ति करना, अपने जैसे स्वतः संतान की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। जनन क्रिया जिस तंत्र के द्वारा संपन्न होता है उसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जनन तंत्र कहा जाता है। रुधिर परिवहन, हमारे शरीर में जो रुधिर का बहाव होता है और यह क्रिया जिस तंत्र के द्वारा पूर्ण होता है उसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रुधिर परिवहन तंत्र कहते हैं। ओके, इसके बाद श्वासोच्छ्वास, सांस लेने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाता है तथा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। ओके, लेकिन अगर आप प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलकर, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलकर पर्ण हरित एवं सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इस क्रिया को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण दो चरणों में पूरा होता है, प्रकाशीय विक्रिया, अप्रकाशीय विक्रिया। प्रकाशीय विक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम हील नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसको हील अप क्रिया के नाम से जाना जाता है। यह हरित लवक के ग्रेनम वाले भाग में होता है, जबकि अप्रकाशीय विक्रिया जो होता है वो हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में होता है। इसका अध्ययन ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसको ब्लैकमैन अपक्रिया कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए, अगर ये सब तो मैंने आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हाई स्कूल का, हाई स्कूल के बच्चों को। आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको अंग की बात किया जाए, पाचन अंग की पाचन की विधि हमें बताया जाए, अगर देखिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अपने से आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको पाचन पूछा गया कि पाचन में ऐसा माध्यम बताइए, पाचन में जिसके माध्यम से हमको पता चले कि कैसे पाचन की क्रिया संपन्न हो रही है हमारे बॉडी में, जैसे पहला है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो होती है हमारा 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथि की संख्या 3 जोड़ी होती है और लार ग्रंथि में आपका एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, जिसका दूसरा नाम है सेल्बरी एमाइलेज। और टाइलिन का मुख्य काम होता है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को सरल शर्करा में बदलना। हाई स्कूल के बच्चे ध्यान दें, छात्र छात्राएं ध्यान दें, एकदम सिंपल तरीका। सरल का मतलब किसी भी ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को सरल यौगिकों में बदलना, उसको ग्लूकोज और माल्टोज में बदलना, यह काम सेल्बरी एमाइलेज एंजाइम करता है, जिसका दूसरा नाम टाइलिन है। ओके, इसके बाद पाचन देखिए मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप अंदर जाइए, उसके बाद अंदर जैसे ही भोजन आपके गया, ठीक है, कहाँ गया,
स्टमक में, आमाशय में। ठीक, आमाशय में जठर ग्रंथि है जो जठर रस को स्रावित करती है, और जठर रस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन को अम्लीयता देता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। वहां पे एक पेप्सिन एंजाइम बनता है, मतलब डाइजेशन प्रोसेस यही से स्टार्ट, मुंह गुहा से और यहां से शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर आप कहेंगे पित्ताशय में पित्त रस बनता है, और हमारा यकृत पित्त रस को स्रावित करता है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, यकृत भोजन को सड़ने से रुकता है, यकृत पित्त रस का श्रावण करता है ताकि भोजन अम्ली से क्षारी बने। देखिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ हाई स्कूल के बेसिस पे, क्योंकि मुझे ये आया था कि हाई स्कूल के बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बायोलॉजी में। इसके बाद देखिए क्या है कि अगर आप पित्त रस स्रावित कर दिया है, लीवर भोजन अम्ली से क्षारी बन गया है, तो अभी भी पूरी तरीके से पाचन नहीं हुआ है। उसके बाद यकृत से जाता है आग्नाशय में, और आग्नाशय में याद करने का तरीका है, इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं। 3 एंजाइम याद रखिएगा, लाइट, L से लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और जो आपका एमाइलेज होता है वो स्टार्च का पाचन करता है। यानी एमाइलेज 2 जगह से बनता है, एक पैनक्रियाटिक एमाइलेज, एक सेल्वरी एमाइलेज। ओके, अब आगे चल रहे हैं। पूरी तरीके से पाचन, भोजन का अवशोषण और स्वांगीकरण वो हमारे आंत में होता है, इंटेस्टाइन में, वो भी छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत मत बताइएगा, छोटी आंत हमेशा भोजन का पाचन और जल का संग्रह करने का काम बड़ी आंत करता है। और याद रखिएगा भोजन का अवशोषण, पचे हुए खाद्य पदार्थों को रुधिर तक पहुंचाना भोजन का अवशोषण कहलाता है। पचे हुए खाद्य पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाना भोजन का स्वांगीकरण कहलाता है। एकदम सिंपल तरीका। आप देखिए उसके बाद अगर आपको बताना है, ठीक है, बहुत सारी चीजें और है, जैसे वाष्पोसर्जन है। वाष्पोसर्जन के बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि वाष्पोसर्जन जो आपका होता है पौधों के पत्तियों के वायवी भागों से, पौधों के पत्तियों के वायवी भागों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोसर्जन कहलाता है। ठीक है, तो परीक्षा के दृष्टि से हाई स्कूल में क्या इंपॉर्टेंट है, 2 चीज आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक रुधिर लसिका में अंतर, एक श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। ठीक है, तो श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर और रुधिर लसिका में अंतर। तो आइए देखते हैं।